नमस्कार, स्वागत है आपका। आ गए हम, थोड़ी नमकीन, थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी, थोड़ी टेढ़ी, खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यही मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम ही फुल टॉस है, इन्फोटेनमेंट शो। आज थोड़ी इन्फो की मात्रा ज़्यादा है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है ना। देश में सबका पर्दा नशी होने का दौर शुरू हो गया। आधा पर्दा यानी मास्क। आज संसद में मास्क मैन्स दिखाई दिए। प्रधानमंत्री मोदी मास्क पहनकर आए, बीजेपी वाले ज़्यादातर मास्क पहन के आए थे। विपक्ष के कुछ जो नहीं पहन के आए थे उनके लिए गेट पर मास्क था। कुछ सांसदों ने मास्क नहीं पहना था क्योंकि अब तक अनिवार्य तो है नहीं है। वहीं केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा कि संसद की दोनों सदनों में सदस्यों से कार्यवाही के दौरान फेस मास्क पहनने का अनुरोध किया गया, लेकिन विपक्षी नेताओं ने मास्क नहीं पहने और कोविड गाइडलाइंस के प्रति अपना रवैया दिखाया। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की कोरोना के बारे में, वायरस को मारने के लिए। और कर्नाटक में तो मास्क पहनने के लिए फैसला ले लिया गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने कहा कि वायरस अपना वेरिएंट बदलता रहता है, इसलिए हमें अपनी सावधानी और सतर्कता रखनी है। इंसान रूप बदलता है। कमेंटरों के कमेंटर देखिए कि इंसान रूप बदलता है पर इंसानों से भी ऊपर सुपर है कोरोना वायरस। इतनी जल्दी रूप बदल लेता है कि आज अगर डॉक्टर मिस्टर डेल्टा वायरस से मिलकर आते हैं और उसकी कमज़ोरी पता करके उसकी दवाई बनाते हैं, तो कल वही वायरस अपनी इंटरनल प्लास्टिक सर्जरी कराकर मिस्टर ओमिक्रॉन वायरस बनकर सामने खड़ा हो जाता है। फिर दवाई या तो सिंक में फेंकने लायक रह जाती है या फिर प्लेसिबो बनकर जनता का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के काम आती है। प्लेसिबो समझते हैं ना, डॉक्टर कई बार शक्कर की गोलियां दे देते हैं, उसमें दवाई नहीं होती, गोली होती बस, लेकिन पेशेंट को खाने में अच्छा लगता है और उसको लगता है, फील होता है कि वो बहुत अच्छी दवाई खा रहा है और उसी से वो ठीक होगा। यानी केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट के ज़रिए ही वो ठीक हो जाते हैं। कोरोना के मामले में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। विशेष तौर पर इंडियन वैक्सीन को छोड़ दें अगर हम, तो बाकी सब प्लेसिबो हैं। इंडियन वैक्सीन थोड़े ठीक साबित हो रहे हैं। चीन और कुछ अन्य देशों में कोविड मामलों में अचानक तेज़ी से बाकी सारे देश डरे हुए हैं। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भारत में लोगों को अब कोविड से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम से इतर कहा कि चीन में दिए कोविड टीके बहुत कमज़ोर थे, भारत ने अच्छी गुणवत्ता वाले टीके लगाए हैं, इसीलिए हमें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। उधर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा रोकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है, मुझे चिट्ठी लिखी कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई ये है कि लोग डर गए हैं। बीजेपी वाले, हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। और आपको तो पता ही होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी। वैसे अशोक गहलोत जी के भी लिखी थी। उन्होंने राहुल जी से यात्रा रोकने की अपील की थी। मंडाविया जी ने कहा था कि देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दो, अगर कोविड नियम का पालन ना कर सको तो। वैसे राहुल गांधी जी मेवात एरिया में नूह के ऐतिहासिक गांधी ग्राम घासेड़ा पहुँचे थे। गांधी ग्राम इसलिए क्योंकि यहाँ महात्मा गांधी भी पहुँचे थे। जब देश का विभाजन हो रहा था, यहाँ के मेव मुसलमान जाने को तैयार नहीं थे। मेव मुसलमान यहाँ जाने को तैयार नहीं थे, यहाँ से पाकिस्तान की तरफ। उनको रोकने के लिए गांधी जी पहुँचे थे। कहा, ये तुम्हारा ही देश है, इसे छोड़कर कहाँ जाओगे, बस मेरे कहने पर रुक जाओ, तुम्हारी हर ज़रूरत जिम्मेदारी मेरी है। ये अपील महात्मा गांधी जी ने 19 दिसंबर 1947 को, उस वक्त की जब पूरे मेवात इलाके के मेव मतलब मुस्लिम पलायन करके पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे।
और वो पहुँचे थे वहाँ पर। उनकी अपील का असर ये हुआ था कि पलायन कर रहे लोगों के साथ जितने भी लोग थे सभी लोग वहाँ ठहर गए और इस गांव को गांधी ग्राम के नाम से जाना जाता है। वहीं थे राहुल गांधी जी, आज फिर चर्चा में घासेड़ा यानी गांधी ग्राम आ गया। राहुल जी ने कहा कि पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते, हमारा इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकालनी पड़ी। इस यात्रा में जो हमें सीखने को मिला वो गाड़ी हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिल सकता है। बड़ी बात बोली वैसे। मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन समय लगेगा, हम करके दिखाएंगे इसी स्टाइल में कि वी कैन डू इट, यस वी कैन डू इट। सच्ची सरकार की ज़रूरत है, उन्होंने ऐसा कहा। महंगाई बेरोजगारी के लिए मोदी जी से बात करनी होगी, लोकसभा में हमारी बात सुनी नहीं जाती, देश में डर और नफरत फैला रहे। सुनिए जरा क्या क्या कहा राहुल गांधी जी ने। पार्लियामेंट में हम बोलना चाहते हैं ना, पार्लियामेंट में बोलना चाहते हैं, कुछ रखना चाहते हैं, जैसे राफेल हवाई जहाज के बारे में, नोटबंदी के बारे में, जीएसटी के बारे में, देश में जो नफरत फैल रही है उसके बारे में। तो जानते हो क्या होता है? जानते हो? मैं दिखाता हूं। माइक ऑफ हो जाता है, देखो। किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। टीवी उधर कर देते हैं, स्पीकर साहब का चेहरा दिखता है और पार्लियामेंट में माइक ऑफ कर देते हैं। राजनीति ऐसी है, हवा भी बेकसूर है और दिया भी बेकसूर है। हवा को चलना है, दिया को जलना है, दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है। राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई खड़ा हो जाता तो वो मुकाबला नहीं करते, भाग जाते। वैसे आज एक दिलचस्प बात हुई। मनोहर लाल सरकार पर आरोप लगा कि बिजली गुल कर दी यात्रा के बीच। जयराम रमेश जी, उन्होंने कहा यात्रा के वो बहुत जितनी भी यात्रा चल रही है ना उसमें सबसे की पर्सन जयराम रमेश जी हैं, और उन्होंने कहा कि 105वें दिन भड़ास निकाल ली बीजेपी ने। कहा नगीना में यात्रा समाप्त हुई तो गांव के लोगों ने बताया कि सुबह से बिजली नहीं है। ये सामान्य बात नहीं, कल थी, परसों थी, हफ्ते से बिजली थी, लेकिन अब यहाँ जब आए तो बीजेपी की डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट ने हरियाणा में ज़्यादा मेहनत कर दी। ये आरोप लगाया जयराम रमेश जी ने। वैसे आपको एक बात बता देते हैं, यात्रा के यात्रीगण 24 दिसंबर को दिल्ली आकर छुट्टी पे जा रहे हैं और यात्रा अगले साल तक टाल दी गई है, यानी कि 3 जनवरी से फिर शुरू होगी और उसके बाद यूपी जाएगी और वहाँ दोबारा से हरियाणा में फिर घुसेगी। यूपी में यात्रा के प्रभारी सलमान खुर्शीद जी को बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सलमान जी की, उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं राहुल जी को लाने की और हमारी कोशिश कामयाब हो गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिपोर्टर से कह दिया, बताओ आप सतर्क हो कि नहीं, आपने तो मास्क पहना ही नहीं। रिपोर्टर ने भी पूछ लिया, आपने भी तो नहीं पहना। तो जवाब मिला, उससे सब सकते में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सीएम योगी की बात नहीं मानता, इसलिए नहीं पहनना। सुनिए क्या बोला उन्होंने। टाइमिंग के लिए मैंने टाइमिंग के बारे में मैंने कह दिया है, लेकिन सतर्कता की बात है तो आप में से तो कोई सतर्क नहीं है। आप में से किसी ने मास्क नहीं पहना, चीफ मिनिस्टर आपसे कहते हैं आप लोग नहीं पहनते हैं, आप चले तो नहीं, मैंने इसलिए नहीं पहना कि मैं चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानता हूँ। आप कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर की बात, मैं चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं करता। लेकिन रही बात, हमको सतर्क रहना चाहिए और हम क्या निर्णय लेंगे समय समय पर, वो हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। कमेंटरों के कमेंट आ गए सलमान खुर्शीद जी की इस बात पे कि सलमान जी दुश्मनी बात भी निभा लीजिएगा, कोरोना वायरस को खुले खुले चेहरे बड़े पसंद आते हैं, मास्क लगा रहता तो वो पहचान नहीं पाता, कंफ्यूज होकर भाग जाता, दूसरी तरफ मुड़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखो, ऐसा ना हो कि उन्हीं चीफ मिनिस्टर साहब की पुलिस आपको धर ले नियम का उल्लंघन करने की चक्कर में। आपने देखा ही होगा लॉकडाउन जब लगा था तो कैसे मामला चल रहा था। वैसे एक बात बड़ी गौर करने वाली है, हरियाणा में सचमुच भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो होता दिखा। घनी धुंध थी, यात्री चल रहे थे, राहुल जी भी चल रहे थे, लेकिन साथ में हुड्डा जी भी चल रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी भी चल रही थी, कुमारी शैलजा जी, सुरजेवाला भी चल रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी,
ये सब एक साथ चल रहे थे। इनको देखकर कमेंट आया कि धुंध में एक दूसरे का चेहरा बिना देखे एक साथ तो दुश्मनों के साथ चला ही जा सकता है, चला जा सकता है। वैसे आपको तो पता है इन सब लोगों की क्या केमिस्ट्री और क्या इक्वेशन है। चलिए अब भारत से थोड़ा सा कूदते हैं पाकिस्तान की तरफ। पैसा पैसा करते हैं और पैसे पे ये मरते हैं। सब होता पास में पर कोई न लगा रहा पैसे की ढेरी, और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने को है, इसमें नहीं है देरी। पाकिस्तान के पास उतने रुपए बचे हैं जितने साल भर में हमारे रेड लाइट पर सिग्नल पर खड़े लोगों को कार का शीशा नीचे करके हम दे देते हैं। एक ही फादर के 3 बेटे हो जाते हैं तो सबसे छोटे वाला कभी कभी बिगड़ैल ख़राब हो जाता है। यही हाल पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान गाना गा रहा है कि लुट गए अय्याशी में कोई तो हमको लिए बचाए, ऐसा कर्ज चढ़ा मेरे दिल पे जिसकी मार सही ना जाए। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर है। लगातार बिगड़ते आर्थिक हालातों की वजह से पाकिस्तान एक बार फिर खस्ता हाली में पहुंच चुका है। दिसंबर महीने के पहले हफ्ते में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने खुलासा किया कि सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में भारी कमी हो गई। इस वजह से केवल 4-5 हफ्ते का ही आयात खर्च निकला जा सकता है और सरकार के विदेशी मुद्रा भंडार में $7 बिलियन ही बचे हैं पाकिस्तान के पास। यहाँ के प्राइवेट बैंकों में जमा डॉलर को जोड़ने के बाद भी $12 बिलियन तक पहुँच जाएगा सब कुछ। और पाकिस्तान को अपने विदेशी कर्ज की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए चालू वर्ष करंट ईयर में 32 से 34 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वित्त विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान को बाकी जो समय बचा उसके लिए 23 अरब डॉलर तो अभी ही चाहिए, और इस चक्कर में ही वो IMF के रास्ते बार बार जा रहा है, दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन उधर से सहायता मिल नहीं रही। चीन भी सहायता नहीं कर रहा। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना को लेकर भी बादल गहरा गए हैं। ये बढ़ ही नहीं पा रहा मामला, पैसा ही नहीं है। सिंगापुर पोस्ट ने कहा है कि चीन को पाकिस्तान पे भरोसा रहा नहीं है। वैसे अगर हम आर्थिक हालात की बात करें तो 1947 में बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के हाल ऑलमोस्ट सेम थे। बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान को औपनिवेशिक भारत से राजस्व के तौर पर 17% और उसकी सेना का लगभग 33% हिस्सा विरासत में मिला था। देश के बंटवारे के वक्त कुल 155 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 20 करोड़ का कर्ज नहीं, उसका हिस्सा पाकिस्तान को दिया जा चुका था। लेकिन पाकिस्तान मांग रहा था कि 55 करोड़ और दिया जाए। फिर गांधी जी सामने आए, धमकी देकर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिला दिए। कहा जाता है कि ये रुपए मांगे तो पाकिस्तान ने टेंट खरीदने के लिए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हथियार खरीदने में वो करने लगा। सरदार पटेल जी को समझ में आ गया था ये बात, इसलिए आशंका थी उनको, इसलिए उन्होंने पैसे देने से मना भी कर दिया था। लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दे दी है, उसी चक्कर में पैसा देना पड़ा। अब ये जो विरासत चली उनकी कर्ज वाली, पाकिस्तान की कई सरकारों के बजट इसी आधार पर बनते रहे और उस दौरान में अनुभव नीचे ऊपर होते रहे। लेकिन 1958 में जब IMF के पास कटोरा लेके पाकिस्तान गया तो उसके बाद से वो लगातार नीचे आता गया। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था 1980 के आसपास में, जब पाकिस्तान का आर्थिक विकास भारत से थोड़ा अच्छा लगने लगा था। उस समय लोग बोल रहे थे कि थोड़ा अच्छा विकास चल रहा है, लेकिन समय का पहिया इसलिए फेर खाता है कि जो मेहनत करता है उसको मिल जाता है। भारत ने 1990-91 के बाद में जो आर्थिक सुधार ही कहेंगे, क्योंकि जो सुधार किए उसके बाद में फिर विकास का रास्ता नया शुरू हुआ। लोग कुछ भी कहें, उस दौरान नरसिम्हा राव जी ने बहुत सारे काम किए थे, वो तो सबको पता हुआ है। मनमोहन सिंह जी के बारे में भी लोग बोलते हैं, ये सबको पता है। और उसने भारत को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। और इस साल पाकिस्तान का जो बजट है 9.5 लाख करोड़ रुपए का। भारत का बजट देख लो, 39,44,909 करोड़ का भारत का बजट। पाकिस्तान का बजट भी इतना है कि हिंदुस्तानी लोग भी इससे ज़्यादा का पान गुटखा खा के थूक देते हैं। पाकिस्तान इतने प्यार से UN में शांति की बात करता है कि एक शेर याद आ जाता है यार, राहत इंदौरी जी का, दिलों में आग होठों पर गुलाब रखते हैं,
कुछ लोग चेहरे पर दोहरी नकाब रखते हैं। पाकिस्तान बिकने वाला है, बाज़ार में खड़ा है, दाम लग रहे हैं। जब बाज़ार में खड़े हैं तो हैरत क्या है, लोग तो पूछेंगे कि कीमत क्या है। राहत इंदौरी जी का ये शेर था। चलिए पठान फिल्म की बात करते हैं ज़रा। पठान फिल्म का दूसरा गाना मार्केट में आ गया। सोशल मीडिया के कमेंटर्स कह रहे हैं कि इस पर अभी तक कहीं से वैसा वाला कमेंट नहीं आया है, यानी कोई कंट्रोवर्सी अब तक हुई नहीं। तथाकथित भक्त वर्सेस कम भक्त वाला मामला भी चल रहा है। भक्तों को चिढ़ाने के लिए कम भक्त कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी के लिए हमें शायद 1-2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। मीम्स बन रहे हैं कि ऑरेंज ढूंढो, इसमें जो नया गाना आया है उसमें। इस बार वैसे गाने में बिकनी वाले सीन नहीं है, लेकिन शॉर्ट्स के सीन ज़रूर हैं। झूमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो ज़ुबान मेरी जान, उस पर मर बिट जाए, ये लफ्ज़ हैं, गाने के बोल हैं। समुद्र के पास अच्छी अच्छी बिल्डिंग दिखाते हुए, स्पेन के खूबसूरत शॉट्स दिखाते हुए शाहरुख खान जी अपनी चिर परिचित मुद्रा में उछल कूद करते हुए नज़र आते हैं। समर्थकों को कहना है कि शाहरुख खान जी ने अपने सामने का शर्ट खोलकर अपने 6 पैक्स दिखाए हैं और आइकॉनिक पोज ऐसा वाला वो भी दिखाया है इसमें, और सपोर्टर्स इसको न्यू ईयर गिफ्ट मान रहे हैं। विरोधी कह रहे हैं कि पठान मूवी का संदेश ये है लड़कियों के लिए कि सूट छोड़ो, बिकनी पहनो। लेकिन क्या ये संदेश बुर्का पहनने वालों के लिए भी है? क्वेश्चन मार्क। लेकिन चल रहा है पक्ष विपक्ष, बेशरम रंग का भी रंग उतरा भी नहीं है। और ये सब अभी वैसे वाकई देखा जाए तो इसमें अभी तक कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं है। 9 घंटे से ज़्यादा हो गए इसमें। वैसे अब आगे की बात करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, हमने दिखाया भी था आपको, निरहुआ जी ने यादव रेजिमेंट बनाने की बात की थी। अब सुभा सपा यानी सुहेल देव, भारतीय समाजवादी पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी ने कुछ इसी तरह की बात कर दी। कहा कि राजभर रेजिमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अगर सरकार राजभर रेजिमेंट बना दे और राजभर नौजवानों को चीन की सीमा पर तैनात कर दे, तो वो दावे के साथ कह रहे हैं कि 20 किलोमीटर तक अंदर तक चीन को धका के आ जाएंगे। उन्होंने महाराजा सुहेल देव जी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारा इतिहास वीरता भरा है। ज़रा देखिए क्या कहा उन्होंने। चाइना बार बार जो है घुसपैठ कर रहा है, भाजपा कह रही है कि हम उसको पीछे खदेड़ रहे हैं। कितनी सत्यता है, क्या इसमें है? सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दें, सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे सरकार और चाइना बॉर्डर पर राजभर नौजवानों को खड़ा कर दे। मैं कह रहा हूं 20 किलोमीटर अंदर खदेड़ के आ जाएंगे हम लोग। 20 किलोमीटर। इतिहास गवाह है राजभर समाज का। जब इस देश में सारे राजा परास्त हो गए थे तो एक राजा बहराइच का चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 1.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को गाजर मूली की तरह काटा था। सरकार लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ राजभर रेजिमेंट बना दे और हम लोगों को छूट दे दे, हम लोग चाइना बॉर्डर पर चले जाएंगे दावे के साथ 20 किलोमीटर लेके आएंगे। वाह वाह वाह। जब अपने लोगों के साथ नेता होते हैं ना तो थोड़ा सा बढ़ चढ़ के बड़े बड़े बयान दे देते हैं। कमेंटरों के कमेंट आ गए कि भारत में पाई जाने वाली 3000 से ज़्यादा जातियों के लोग अगर उठकर ये मांग करने लगे कि हमारी भी जाति का रेजिमेंट बना दो तो भाई क्या होगा फिर। हमने पहले भी कहा था ये, अरे भाई गांव मोहल्ले की लड़ाई थोड़ी है जो जाति आधारित सोच पर रेजिमेंट बना दो। होना तो ये चाहिए कि गुजरे समय में जो भी गलतियाँ हो गई उनको हटाइए, दोहराइए मत, लोगों को एक करने की कोशिश करिए। नहीं मांग करके लोगों से कह रहे हैं, अरे भाई बेहिसाब हसरत ना पालिए, जो मिला है उसको संभालिए, एक कीजिए लोगों को। दर्द दिलों के कम हो जाते तुम और मैं जो हम हो जाते। एक करने का काम कीजिए। हम भी अपना काम कर रहे हैं, अभी चलते हैं थोड़ी नमकीन थोड़ी मीठी, थोड़ी सीधी थोड़ी टेढ़ी खबरों के सैलाबों में अतरंगी सी प्यास है। ज़िंदगी फुल टॉस है और यहीं मिलेगा वो सुकून जिसकी आपको तलाश है। हमारे शो का नाम है फुल टॉस है। जय हो।